तो हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 4 होगा ये, ठीक है। टेस्ट नंबर 4 की बात करते हैं, फुल लेंथ टेस्ट है ये। स्टार्ट करते हैं भाई। ये हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट नंबर कौन सा है? ये फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज दैट कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। तो भाई फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कौन से जिसको हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ट्रेजरी बिल्स कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। वहाँ पे ट्रेजरी बिल्स को शेयर ट्रेड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को नहीं कर सकते, बैंकर्स एक्सेप्टेंस को नहीं कर सकते, कमर्शियल पेपर को नहीं कर सकते, बट हाँ ट्रेजरी बिल्स को शेयर क्या किया जाता है, यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। हमको बात किसी करनी है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की बात करनी है। इट वॉज क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बिल्कुल सही बात है। जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है इसको 2013 के कंपनीज एक्ट के अंदर बनाया गया था। इट मेंटेन अनक्लेम्ड फंड ट्रांसफर्ड बाय बैंक। जो अनक्लेम्ड फंड ट्रांसफर होते हैं किसी बैंक के अंदर, उसको कौन मेंटेन करता है भाई? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड मेंटेन करता है। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ना भाई ना, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यहाँ पे इसको क्या करती है भाई? इसको यहाँ पे एडमिनिस्टर करती है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ दी अबव आर द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ अ रूपी। इंटरनेशनलाइजेशन कर देंगे रूपी का। इंटरनेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई किसके अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर। मतलब हम समझना, अब जैसे डॉलर जो है इंटरनेशनलाइज्ड है, उसी प्रकार हमने जब रूपी को इंटरनेशनलाइज कर दिया तो क्या होगा? हमारा जो ऑटोनॉमी होगा मॉनेटरी पॉलिसी में, जो हम कंट्रोल कर पाएंगे रूपी को, वो बढ़ेगा कि कम होगा? इट विल नॉट एनहांस भाई, वो कम हो जाएगा। बिकॉज अब हमारे अंदर वो हमारे हक में नहीं रहेगा वो, अब हमारे क्या बोलते हैं कंट्रोल में नहीं रहेगा रूपी, है ना। एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, बिकॉज हम क्या करें आसानी से ट्रांजिशन कर पाएंगे इंडियन रूपी को इंटरनेशनल रूपी से, इंटरनेशनल डॉलर से। तो जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम होगा, बिल्कुल सही बात है। इंडियन रूपी स्ट्रेंथन होगा, ये भी सही बात है। मेक द इकोनॉमी लेस वल्नरेबल टू ग्लोबल करेंसी शॉक, बिल्कुल सही बात है यार, आप समझना। बिकॉज जो हम जब इंटरनेशनल रूपी में, जब हमारे पास पूरी दुनिया में रूपी को एक्सेप्टेड होगा, तो हमारे पास जो वल्नरेबिलिटी होगी टू द ग्लोबल शॉक वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट हमसे बेनिफिट्स पूछा है, बेनिफिट्स जाएगा ओनली 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिप्रिसिएशन रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन फॉरेन करेंसी लूजेस इट्स वैल्यू इन फ्रंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। गलत बात है भाई, यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी लूज करता है इट्स वैल्यू इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो ये उल्टा बोल दिया गया है। Okay, so this is incorrect. Devaluation refers to a downward adjustment to a country's value of money relative to the foreign currency, बिल्कुल सही बात है। Devaluation refers to an upward adjustment of the country's official exchange rate relative to either the price of the gold or any foreign currency, बिल्कुल सही बात है। डिवैल्यूएशन हम रूपी के वैल्यू को कम कर देते हैं एंड रिवैल्यूएशन में हम रूपी का वैल्यू को बढ़ा देते हैं विथ रेफरेंस टू व्हाट? विथ रेफरेंस टू दी गोल्ड या फिर विथ रेफरेंस टू दी फॉरेन करेंसी। दोनों सही बात है यार। एप्रिसिएशन मतलब इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन द फ्री फ्लोटिंग डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज इट्स वैल्यू अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी, बिल्कुल सही बात है। जो डोमेस्टिक करेंसी है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, किसके रेफरेंस में? फॉरेन करेंसी के रेफरेंस में, उसको क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन बोलते हैं। डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बोला गया है डोमेस्टिक करेंसी है ना, फॉरेन करेंसी लूज करता है वैल्यू बोल रहा है, जो कि गलत है भाई, डोमेस्टिक करेंसी लूज करता है वैल्यू को। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1 आवर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड व्हेन एन इन्वेस्टर डिसाइड टू सेल अ शेयर। अगर कोई भी इन्वेस्टर अपने शेयर को बेचना चाह रहा है तो जो 1 आवर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड है वो क्या बोलता है? जो मनी है विल बी क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट इन एन आवर, बिल्कुल सही बात है। 1 घंटे के अंदर जो बेचेगा उसके घंटे के अंदर उसके हमारे पास पैसा आ जाना चाहिए उसके अकाउंट में। एंड द बायर विल गेट शेयर इन देयर डीमैट अकाउंट विद इन आवर, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर जो अपने पास इन्वेस्टर है जो कि बेच रहा है शेयर को, और ये बायर है, ठीक है। इन्वेस्टर ये इसको बेचेगा तो ये इसको पैसा देगा और ये इसको सिक्योरिटी देगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी है इसके डीमैट अकाउंट में आएगा
है ना। तो ये डीमैट अकाउंट में इसका सिक्योरिटी 1 घंटे के अंदर दिख जाना चाहिए, और ये जो पैसा दिख रहा है इन्वेस्टर के 1 घंटे के अंदर उसका पैसा उसके अकाउंट में दिख जाना चाहिए। तो यही है 1 आवर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिटरेचर ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट एरा। हमको बात करनी है राष्ट्रकूट एरा की, है ना। सपोज करो ये इंडिया है, तो इस पर यहाँ पे रीजन था राष्ट्रकूट का रूल करने का भाई, ठीक है। कन्नड़ा लिटरेचर कॉमर्स ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट एरा, राष्ट्रकूट पीरियड, बिल्कुल सही बात है। नोटेबल प्रोस राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड वामलादोया एंड नागार्जुना, बिल्कुल सही बात है। वामलादोया एंड नागार्जुना उस समय बहुत नोटेबल लिटरेचर राइटर थे, प्रोज राइटर थे, यहाँ पे पोएम लिखते थे। रमप्पा पूना एंड चव्युदरैया वेर रिनाउंड पोइट इन द राष्ट्रकूट कोड, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। हमको हिस्ट्री की बात करनी है इंडिया में, हमारे पास पेयर्स देखने करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। वतन जागीर की बात करनी है। स्टेट दैट हैव एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल, बिल्कुल सही बात है ना। मुगल्स के अंदर जो एक तरह से इंडिपेंडेंस एंजॉय करते थे, जहाँ पे आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी एक प्रकार से, जो कि मुगल्स के अंदर उतने दबाव में काम नहीं करते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, वतन जागीर बोलते थे। न्यायकास क्या होते हैं यार? न्यायकास और इंडिपेंडेंट तमिल वॉरियर चीफ, नो, इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ, ये तेलुगु थे भाई, नॉट तमिल, तो ये गलत हो गया। कुनबीस, पीजेंट पास्टोरलिस्ट अंडर दी मराठा रूल, बिल्कुल सही बात है। कुनबीस कौन थे? वो पीजेंट पास्टोरलिस्ट थे। पास्टोरलिस्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और ये खेती किसानी बहुत निर्भर थे। सो दीस आर पीजेंट पास्टोरलिस्ट अंडर दी मराठा रूल, ओके। तो करेक्टली मैच हमसे पूछा गया, करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेगेसी ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखो भाई, हमको पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करनी है। आप एक चीज़ को समझना यार, मैं जो आर्ट एंड कल्चर है उसके भी MCQs कवर करने वाला हूँ। मॉडर्न तो हो चुका पूरा, मेडिवल एंड एंशिएंट के कवर करने, बिकॉज दिस आर वेरी डायनेमिक टॉपिक यार। यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे कोई नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहेगी, है ना। बिकॉज ये जो टॉपिक्स है ना, वो किताब से नहीं होते। एंशिएंट मेडिवल या फिर आर्ट एंड कल्चर वाले जो टॉपिक्स है ना, वो कभी किताब से नहीं होते। बिकॉज आप किताब से पढ़ भी लोगे तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाओगे, बिकॉज भूल जाओगे भाई। हाँ भाई चलो ठीक है, कालिदास ने क्या लिखा था, विक्रमोर्वशीयम याद रहेगा, कुमार संभव याद रहेगा, बाकी सब भूल जाओगे। तो इसीलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? पाला डायनेस्टी के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर उसकी बात करनी है। तो द आर्ट इन पाला पीरियड डिड नॉट इंक्लूड एनी पेंटिंग, एक्सट्रीम वर्ड यार, नॉट इंक्लूड। ऐसा हो कैसे सकता है कि भाई पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कोई पेंटिंग ही ना हो, है कोई कंक्रीट एग्जाम्पल ना पाया जाए? तो आपको आपके दिमाग में लगेगा यार तो अजीब सा स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ये गलत ही है। टेराकोटा प्लेट्स वेर यूज्ड एज सरफेस डेकोरेशन ऑन वॉल्स शोकेसिंग द यूनिक क्रिएशन ऑफ बंगाल आर्टिस्ट, बिल्कुल सही बात है। जो टेराकोटा है ना प्लग्स थे, टेराकोटा से जो बने हुए चिन्ह थे उसका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वॉल जो है ना उसको डेकोरेट करना है, बिल्कुल सही बात है। द इन्फ्लुएंस ऑफ पाला ब्रॉन्ज वेर लिमिटेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ना भाई ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही लिमिटेड नहीं है, हमको साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिला, लाइक दी इंडोनेशिया, म्यांमार, बिकॉज बहुत सारा एरिया तो यहाँ आसपास जुड़ा हुआ है। सो ये साउथ एशिया में भी देखने को मिला है, नॉट लिमिटेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ओनली 1, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, सॉरी यस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू विजयनगर एम्पायर। भाई बात किसी करनी है, विजयनगर एम्पायर की बात करनी है। और देखो टेस्ट सीरीज करोगे तो ये सब चीज़ तो आएंगे ही आएंगे, जिसमें आपको लगेगा यार कैसे क्वेश्चन आ गया, तो मेरे को याद नहीं है। तो उसको उस समय समझना है कि हाँ पेपर में आपको एक चीज़ समझना है कि यार अपने को 120 पार करना है, फिर 100 पार करना है। नहीं सोचना कि भाई अजीब गरीब क्वेश्चन आ गया। वो अजीब गरीब क्वेश्चन तो 10 to 20 to 30 तो आएंगे ही आएंगे, उसको ध्यान मत दो। जो 70 जो आपकी जान पहचान के क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है। विथ रेफरेंस टू दी विजयनगर एम्पायर कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुदियारी चेट्टी वेयर द लोकल कम्युनिटीज ऑफ हॉर्स मर्चेंट इन द विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल सही बात है ना। कुदियारी चेट्टी वो ग्रुप है, वो लोकल कम्युनिटी है जो कि घोड़े बेचते थे यार। द की अट्रैक्शन ऑफ द विजयनगर किंगडम वाज द इंक्लूजन ऑफ द एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विद इन द फोर्टिफाइड वॉल, बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा विजयनगर एम्पायर का अट्रैक्शन था लोगों के ऊपर, मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा उसको जाना जाता था, बिकॉज ऑफ व्हाट, वहाँ पे जो खेत होते थे ना उसको जो वॉल्स थे ना उसके अंदर लाया था, बाहर में नहीं। बिकॉज कोई भी अटैक किया तो खेतों ले लिए तो फिर आदमी तो खाने से मर जाएगा ना, इसीलिए। द हिरण्य कैनाल वेर कंस्ट्रक्टेड अंडर द अराविडू
अरावेदु डायनेस्टी, ना भाई ना, जो हिरण्य कैनाल थे जहाँ पे हमारे पास एक तरह से पानी सिंचाई करने का तरीका था, वो हमारे पास विजयनगर एम्पायर के समय बना था यार। और विजयनगर एम्पायर में भी जो संगम डायनेस्टी थे उसके अंदर बना था। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुलआइकुल, दैट इज यूनिवर्सल पीस की बात करनी है। सुलआइकुल मतलब यूनिवर्सल पीस, सब धर्मों के बीच में क्या रहेगा, पीस रहेगा, यूनिवर्सल पीस। सुलआइकुल मीनिंग द पीस विथ ऑल इज अ प्रिंसिपल दैट प्रमोटेड यूनिवर्सल पीस एंड हार्मोनी अमंग डिफरेंट रिलीजन ड्यूरिंग द अकबर्स रीजन इन मुगल इंडिया। बिल्कुल सही बात है यार। अंडर द पॉलिसी ऑफ सुलआइकुल अपॉइंटमेंट एंड रिवॉर्ड विद इन द मुगल नॉबिलिटी वेर बेस्ड ऑन रिलीजियस अफेयर। तो सिंपल सी बात है, बच्चा भी सही कर देगा इसको। आप समझना सुलआइकुल मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी धर्म को एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, सबको बराबर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो क्या क्या अपॉइंटमेंट होगा किसी पर्टिकुलर रिलीजियस एफिलिएशन में होगा क्या, नहीं होगा भाई। रादर इट इज ऑन सर्विस एंड लॉयल्टी यार, ठीक है। तो अपोजिट स्टेटमेंट है, मतलब जो हमारे पास सुलआइकुल था ना, वहाँ पे किसी भी रिलीजियस उसके जान पहचान लोगों को देते नहीं थे भाई, नोबिलिटी का पोस्ट जो थे, जिनके पास सर्विस अच्छी की, जिसने है ना एम्परर है ना, जो उसने राजा के लिए अच्छा काम किया, जो उसके लिए वफादार है, उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलते थे, नोबिलिटी के पोजीशंस मिलते थे, नॉट उसके जान पहचान वाले को। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यार, 1 ओनली, मतलब 1 क्या होता है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 11 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग राइट्स, हाउ मेनी ऑफ देयर राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। हमसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो भाई, राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है ना। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है ये। एंड राइट टू डिफॉल्ट बिल, ये CRPC के अंदर एक फंडामेंटल राइट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर 21 में बोला है। एंड राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये एक लीगल राइट है भाई, है ना। राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, याद रखना, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आता है। आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, नॉट राइट टू स्ट्राइक। ओके, तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ ओनली 2 है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन or provisions contained in ordinary law cannot act as prohibition or limitation on constitutional power under article 142. It could mean which of the following। देखो भाई, आर्टिकल 142 के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 142 क्या है, पहले तो क्वेश्चन को बाद में सुनते हैं, भाई 142 क्या है आपको पता होना चाहिए। 142 ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, कंप्लीट जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है, ठीक है। किसी आदमी को न्याय देने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और provisions contained in the ordinary law cannot act as the prohibition or limitation on the constitutional power under article 142। मतलब ऐसा कोई भी नियम जो कि पार्लियामेंट ने बना दिया और उसने सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने की कोशिश की, तो ऐसा ये है ना, ये काम नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकता है। सो इट कुड मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वाइल ना भाई ना, इलेक्शन कमीशन के साथ रिलेटेड नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्टेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है ना, अपनी पावर को, जो अपनी ताकत है उसको कम नहीं कर सकते भाई पार्लियामेंट के कुछ नियम बना के छोटे मोटे, ये बोलना चाह रहा है आर्टिकल 142। और छोड़ो यार, आर्टिकल 142 हमेशा टिप्स पे होना चाहिए। आर्टिकल 42 मतलब दिमाग में होना चाहिए कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीट जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ दिए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि CBI इज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड, याद देखो एक्सट्रीम वर्ड यार, कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग, है ना, फ्रॉम डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है भाई कि सुप्रीम जो CBI है वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। RTI के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट मतलब SBI को ये पूछोगे, सॉरी SBI नहीं, CBI को आप ये पूछोगे कि हाँ कोई करप्शन की दिक्कतें, कोई करप्शन के चांसेस अगर हुए हैं तो वो बताओ, है ना, कोई वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुए हैं तो वो बताओ। तो ऐसा नहीं, इट इज़ नॉट कंप्लीटली एक्सक्लूडेड। कुछ अगर करप्शन के केसेस हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस हैं, तो ये हम पूछ सकते हैं, उसको बताना पड़ेगा CBI को यार। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अगर फर्स्ट इनकरेक्ट होता है तो सिंपल सी बात है, आसान रीजन वाले क्वेश्चन में फर्स्ट इनकरेक्ट तो हमारा सीधा आंसर क्या रहता है, 4th। सेकंड सही होगा ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अ फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर। ना भाई ना, अटॉर्नी जनरल जो है ही और सी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। जब प्रेसिडेंट चाहे उसको हटा सकता है, जब प्रेसिडेंट चाहे उसको जब तक चाहे रख सकता है ना, नॉट फॉर 5 टर्म्स। जैसे वी अभी वेणुगोपाल बहुत समय तक हैं, तो वो अपने प्लेजर जब प्रेसिडेंट चाह रहे तो रखा हुआ है यार उनको। द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। अटॉर्नी जनरल जो है, जो कि हाईएस्ट एक लॉ ऑफिसर होता है कि किसी देश के अंदर, तो किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हमारे पास हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी जाकर कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी सुनवाई सुन सकता है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लोकपाल हैज ज्यूरिसडिक्शन टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है भाई, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी एलिगेशन चार्जेस को क्या कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है। ये पावर मिला है भाई लोकपाल को। द आर्म फोर्सेज डू नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ लोकपाल, बिल्कुल सही बात है। अगर लोकपाल करेक्ट हो गया तो आर्म फोर्सेज जो हमारे देश की सेना है उस पर दिक्कतें हो जाएगी, इसीलिए लोकपाल जो है ना वो आर्म फोर्सेज के अंदर कुछ काम नहीं कर सकता, वहाँ पे जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको देख नहीं सकता, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास जाएगा बोथ 1 और 2, क्योंकि आर्म फोर्सेज के ट्रायल्स अलग चलते हैं, आर्म फोर्सेज के चलते हैं अलग, वहाँ पे कोई नहीं चलता ये सब चीज़, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना, वहाँ पे कोर्ट मार्शल को यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, पार्डन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 16 है द टर्म 9 डैश लाइन फ्रीक्वेंटली अपीयर इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो पता होना चाहिए भाई 9 डैश लाइन जो है वो चाइना के रेफरेंस में है। सपोज करो ये चाइना हो गया है ना, यहाँ पे सपोज करो साउथ चाइना सी है ना, तो यहाँ पे ना 9 डैश लाइन बना के रखा है साउथ चाइना ने कि भाई देखो यहाँ पे हमारे पास पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड्स हैं, तो ये हमारा ये रेंज है। तो ये 9 डैश लाइन जो है ना, ये चाइना के रेफरेंस में न्यूज़ में था, जहाँ पे वो बोलता है कि ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, ऐसा बोलता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुनामी। हमको बात किसी करनी है भाई, सुनामी की बात करनी है। सुनामी और सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाई वर्टिकल वेव्स, बिल्कुल सही बात है। द स्पीड ऑफ सुनामी वेव इज लेस इन शैलो वाटर देन इन डीप वाटर। ना भाई ना, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो शैलो वाटर, सपोज जहाँ पे कम गहरा पानी है ना, जहाँ पे ज़्यादा गहरा पानी है, कम गहरा पानी है तो यहाँ पे क्या होगा, कम गहरा पानी है तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीड होगा, कि ज़्यादा गहरा पानी ज़्यादा स्पीड होगा, जहाँ पे ज़्यादा गहरा पानी वहाँ पे ज़्यादा स्पीड होगा, जहाँ पे कम गहरा पानी वहाँ पे कम स्पीड होगा। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। ऑल अर्थक्विक्स डू कॉज सुनामी, ना ना एक्सट्रीम वर्ड है, ऑल तो होगा नहीं, तो वो अर्थक्विक सुनामी कॉज करते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 6.5 से ज़्यादा होता है, और वो अर्थक्विक सुनामी कॉज करते हैं जो कि सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है, ये पानी है, ये अर्थ का सरफेस है, इसके 70 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई भी अर्थक्विक हुआ है तो वो जनरली हमारे पास सुनामी कॉज करते हैं। ज़्यादा डेप्थ में हो गया 80, 90, 100, 200, 300 किलोमीटर डेप्थ अर्थ की सरफेस से हुआ तो वो तो सरफेस तक पहुँचेंगे नहीं, जहाँ से पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पानी करवाएंगे ही नहीं, तो अर्थक्विक आएगा भी नहीं। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशन, हमको बात किसी करनी है इंडियन ओशन की। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ आइलैंड्स दिए हैं यार, करेक्टली मैच करना है, तो मैं हमेशा के याद करने का तरीका बताऊं तो 3 लाइन खींचना, ऐसे 3 लाइन खींचना, और सबसे पहले देखो इक्वेटर को 0 डिग्री मानते हैं ना, इक्वेटर को 0 मानते हैं, इक्वेटर से दूर जाता है तो हमारे पास जो लैटिट्यूड है वो बढ़ता जाता है, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। तो यहाँ पे सबसे नीचे में मालदीव्स है यार, मालदीव्स के ऊपर यहाँ पे मिनी कोई आइलैंड हो गया, और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल में हमारे पास यहाँ पे अंडमान हो गया, यहाँ पे निकोबार हो गया। तो इस प्रकार से दिमाग में याद रखना। तो जो मालदीव्स है, मालदीव्स को मिनी कोई से सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल, मिनी कोई को मेन लक्षद्वीप से सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल, और अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। तो इस प्रकार से याद रखना भाई। नॉट करेक्टली मैच पूछा था, पढ़ लेते हैं। 8 डिग्री चैनल सेपरेट द आइलैंड ऑफ मिनिकोई एंड मालदीव्स, बिल्कुल सही बात है, ये तो दिख रहा है हमको। 9 डिग्री चैनल सेपरेट द आइलैंड ऑफ मिनिकोई फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप, ये भी सही बात है यार। 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार, ये भी सही बात है यार। तो नॉट करेक्ट हमसे पूछा तो तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन, कोई सा भी नॉट करेक्ट नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोनोकार्पस ट्री। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कोनोकार्पस ट्री, पिछले टेस्ट से भी कवर किए हैं, पिछले टेस्ट में भी कवर किया, इस बार भी आ गया, तो क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग एक्सोटिक मैनग्रोव स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है, बहुत तेजी से ग्रो करता है यार, बिकॉज इट इज एन एलियन स्पीसीज जिससे यहाँ पे नेचुरल प्रीडेटर एब्सेंट है, तो बहुत तेजी से ग्रो करता है। द लीव्स ऑफ कोनोकार्पस आर अनपाल्पेटेबल टू प्लांट ईटिंग एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत तेजी से इसलिए भी ग्रो करता है बिकॉज इसके जो पत्ते हैं ना, उसको प्लांट जो कि एनिमल जो कि प्लांट खाते हैं वो पचा नहीं पाते, ठीक है। सो ये भी कारण है कि बहुत तेजी से ग्रो करता है।
गुजरात ने रिसेंटली इसको बैन किया था, इसीलिए तो ये न्यूज़ में था भाई, है ना, इसको बैन किया प्लांटेशन करने से, इसीलिए न्यूज़ में था। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ऑल थ्री। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है, तो सर कुछ डैम्स दिए हैं और कौन कौन से रिवर में बनाया गया है ये हमसे पूछा गया है। सरदार सरोवर डैम, बच्चे को पता रहना चाहिए भाई, नर्मदा के ऊपर बना हुआ है। मुला परियार डैम, परियार नदी जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर, उसके ऊपर बना हुआ है। हीराकुंड तो बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई महानदी के अंदर बना है। इट इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। इसका जो मेन पार्ट है वो 5 किलोमीटर का है और जो उसका रेंज है भाई, एक्सटेंट है, वो अराउंड 25 किलोमीटर का है। तेहरी डैम जो कि हाईएस्ट डैम है इंडिया के अंदर, याद रखना, हीराकुंड इज द लॉन्गेस्ट डैम एंड तेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम। और ये हाईएस्ट डैम जो है अलकनंदा नदी के ऊपर नहीं बना है, ये भागीरथी के अंदर बना है, भागीरथी के ऊपर। ठीक है, नॉट कैट हमसे पूछा भाई, नॉट कैट तो यहाँ पे एक ही ठो है, आंसर हो जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विद रेफरेंस टू रोडामिन बीन, हमको बात किसी करनी है, रोडामिन बी की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ एन आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है यार, जो रोडामिन बी है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट है। इट इज़ प्रोहिबिटेड इन द फूड इंडस्ट्री बाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ये फूड इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोहिबिटेड है, FSSAI के अंदर। कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया है, इसीलिए हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 22 है, विथ रेफरेंस टू द कार्टोसैट 2 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ इसरोज फर्स्ट सैटेलाइट इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट। बिल्कुल सही बात है, जो सेकेंड जनरेशन हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट हैं इसरो के, उसमें पहला सैटेलाइट का नाम क्या है, कार्टोसैट। तो ये सही बात है यार। इट प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग फॉर अर्बन प्लानिंग। बिल्कुल सही बात है, अर्बन प्लानिंग के लिए जो कोने कोने में हमको देखना पड़ता है कितना जगह कहाँ पे है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कार्टोसैट। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, H5N1 इज अ हाईली पैथोजेनिक सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। बिल्कुल सही बात है यार, एवियन इन्फ्लुएंजा में सबसे खतरनाक वैरायटी जो है H5N1 है। वाइल्ड एशियाटिक बर्ड्स आर द प्राइमरी नेचुरल रिजर्वायर फॉर मोस्ट सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, इसीलिए पक्षी को नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, जंगली पक्षी को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ व्हाट, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस रिस्पॉन्स सिस्टम, ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस रिस्पॉन्स सिस्टम ऑफ WHO कंटिन्यूसली मॉनिटर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन 24 है, विद रेफरेंस टू अलास्का पॉक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है भाई, अलास्का पॉक्स की बात करनी है। इट इज़ अ डिसीज कॉज्ड बाय डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, कम्स फ्रॉम द सेम जीनस इज स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स एंड काव पॉक्स। बिल्कुल सही बात है यार, सेम जीनस से बिलोंग करते हैं जहाँ से काव पॉक्स, मंकी पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स बिलोंग करते हैं। डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है भाई, बिल्कुल सही बात है, न्यूज़ में था अलास्का पॉक्स, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन स्मॉल मैमल्स एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ अलास्का पॉक्स इज इजीली पॉसिबल। जो स्मॉल मैमल्स हैं, जैसे कि हम बात करें छोटे छोटे मैमल्स में, लाइक बैट्स हो गए, उनमें हमारे पास देखने को मिलता है, और ये स्मॉल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है यहाँ पे। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG। LPG के अंदर मेन क्या होता है भाई, बच्चे को पता होना चाहिए, मीथेन होता है LPG के अंदर सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइटोप्लैंक्टन थ्राइव बेटर अलोंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एज कम्पेयर टू ओशन गारी रीजन। जो डेप्थ ऑफ द ओशन, इसको गारी रीजन बोलते हैं, ओशन गारी रीजन, वहाँ से ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो होते हैं, जहाँ पे शैलो वाटर होता है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं भाई कौन 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 जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, लाइट जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द गारी रीजन। In summer, the growth of phytoplankton is observed better in higher latitude as compared to subtropical ocean। बिल्कुल सही बात है यार, ये सही क्यों है, बिकॉज समर के अंदर क्या होता है भाई, समर के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं, जो कि न्यूट्रिएंट की अपवेलिंग होगी तो तभी तो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ होंगे। तो न्यूट्रिएंट की जो अपवेलिंग होती है ना ड्यूरिंग समर सीजन, वो क्या होती है, कम होती है इन द इक्वेटोरियल रीजन, है ना, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होता है ये, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास समर्स में देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है फाइटोप्लैंक्टन्स के इन सब ट्रॉपिकल ओशियंस।
इफेक्ट ऑफ अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस है ना, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन का जो इफेक्ट है ऑन फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी इज लार्जर इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक एज कम्पेयर टू मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स। बिल्कुल सही बात है यार, है ना, बिकॉज अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन का डायरेक्टली रोल होता है न्यूट्रिएंट अपवेलिंग से, है ना, ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपवेलिंग को अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू, है ना, ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपवेलिंग को अफेक्ट करता है इन दी ट्रॉपिकल रीजन एज कम्पेयर टू द मिड एंड हायर लैटिट्यूड्स। और जहाँ पे न्यूट्रिएंट अपवेलिंग होगी वहाँ फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ होगा। सो तीनों करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एस्चुरीज कंट्रीब्यूट टू अ सिग्निफिकेंट डिग्री टू टोटल ओशियनिक एमिशन ऑफ N2O। बिल्कुल सही बात है, जो एस्चुरीज है ना वो इम्पॉर्टेंट N2O की एमिशन एमिटर्स हैं, बिकॉज ये बहुत सारे, है ना, जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, उस नाइट्रोजन है, उसको लाते हैं यार। And estuaries are fertilized to an increased degree by river runoff carrying a high load of organic nitrogen। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है यार, हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। मैनग्रोव स्पीसीज डाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस जियोग्राफिकल रीजन अलॉन्ग द इक्वेटर। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि ये यूनिफॉर्म हो, डिफरेंट रीजन में, इक्वेटर के अराउंड ही डिफरेंट हमारे पास वेरिएशन देखने को मिलता है मैनग्रोव की डाइवर्सिटी में। सो दिस इज करेक्ट। सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट इज ओनली मैनग्रोव हैबिटेट इन द वर्ल्ड फॉर एनी टाइगर स्पीसीज। जो रॉयल बंगाल टाइगर जो सुंदरबन से पाए जाते हैं वो एकमात्र टाइगर स्पीसीज जो कि मैनग्रोव से पाए जाते हैं। बाकी दुनिया में कहीं भी ऐसा मैनग्रोव नहीं है जहाँ पे कोई भी टाइगर स्पीसीज पाई जाए। पहली बात, दुनिया के अंदर जितने टाइगर्स दुनिया में नहीं है, तो वैसे तो बात ही है कि जहाँ पे मैनग्रोव्स होगा वहाँ पे टाइगर्स नहीं होंगे। राइजिंग टेम्परेचर एंड सी लेवल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपांड द रेंज ऑफ मैनग्रोव डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज समझना भाई, मैनग्रोव जो है उनको वार्म वाटर चाहिए, उनको ट्रॉपिकल रीजन चाहिए। अगर दुनिया का क्लाइमेट बढ़ रहा है, मतलब दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो रेंजेस हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में भी यहाँ पे मैनग्रोव देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा यार, टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा हाई, जिसमें हमारे पास मैनग्रोव गो कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है यार, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे पूछा गया है करेक्ट के बारे में। सम बैक्टीरिया यूज लाइट टू क्रिएट देयर ओन फूड बट दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आप समझना कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं भाई जो कि लाइट का तो इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं, बट इनको ऑटोट्रॉफ्स क्यों नहीं बोलते भाई, बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, सो दिस इज करेक्ट। सम फंजाई आर गामा रेडिएशन। ओके, सम फंजाई यूज गामा रेडिएशन टू क्रिएट एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है, कुछ फंजाइज जो है ना गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा चेरनोबिल के अंदर, चेरनोबिल में जहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था यूक्रेन के अंदर, वहाँ पे कुछ ऐसे फंजाई ग्रो हुए जो कि गामा रेडिएशन से क्या कर ले रहे हैं, खाना बना ले रहे हैं और उग जा रहे हैं यार। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सम बैक्टीरिया ऑक्यूपाई द फर्स्ट लेवल इन द फूड चेन। फर्स्ट लेवल मतलब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन। ओके, फोर्थ है सम बैक्टीरिया यूज केमिकल विदाउट यूजिंग लाइट टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। बिल्कुल सही बात है, कुछ होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स जो कि क्या करते हैं, केमिकल्स के थ्रू, है ना। जनरली ये बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये जो होते हैं जनरली यहाँ पे ये सी वाटर के बेंथोस रीजन में पाए जाते हैं, मतलब एकदम डेप्थ में पाए जाते हैं जहाँ पे सनलाइट पहुँचता नहीं, तो वहाँ पे केमिकल्स का इस्तेमाल करके क्या कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑल 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब्ड एज मैरीटाइम फॉरेस्ट। मैरीटाइम किसको बोलते हैं, मैरीटाइम फॉरेस्ट बोलते हैं शोरलाइन एस्चुरीज को, बिकॉज दिस आर देयर आर वेरियर लीफ, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी दिमाग में होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज देखने को मिलती हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैरीटाइम फॉरेस्ट बोलते हैं शोरलाइन एस्चुरीज को। क्वेश्चन 31 है भाई, विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करनी, कुछ लिटरेरी वर्क्स और उनके ऑथर्स के साथ उनको मैच करना है। अष्टाध्यायी किसने लिखा था, पन्नी ने लिखा था। अष्टाध्यायी क्या है भाई, संस्कृत का ग्रामर है ना। फादर ऑफ संस्कृत किसको बोलते हैं, पन्नी को बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज अ ग्रामर ऑन संस्कृत, है ना। नाग आनंदा किसने लिखा है, भव्य भूति ने लिखा है क्या, नहीं भाई, हर्षवर्धना ने लिखा है। हर्षवर्धन ने 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी, नाग आनंदा, रत्नावली एंड नाग आनंदा, रत्नावली और
प्रियदर्शिका, है ना। ओके, स्वप्न वसवदत्ता किसने लिखा है भाई? भाषा ने लिखा है, नॉट वशाख दत्ता। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम बच्चे को पता होना चाहिए भाई, विक्रमोर्वशीयम कालिदास ने लिखा है। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच तो एक ही है भाई, आंसर हो जाएगा वन ओनली। क्वेश्चन 32 है, विथ रेफरेंस टू माइताक्षरा सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। माइताक्षरा सिस्टम की बात करनी है यार, एक तरह से ये इनहेरिटेंस का एक सिस्टम है जो कि देश भर में फॉलो किया जाता है एक्सेप्ट असम एंड बंगाल। अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ अ वाइड और वाइडेबल मैरिज कैन इनहेरिट द पेरेंट शेयर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी गवर्न बाय मिताक्षरा सिस्टम और मिताक्षरा लॉ। बिल्कुल सही बात है ना, वाइड या फिर वाइडेबल मैरिज। मोस्ट फैमिलीज ऑफ बंगाल एंड असम फॉलो द मिताक्षरा लॉ। नो, यहाँ पे मिताक्षरा जो है देश भर में चलता है भाई, बंगाल एंड असम में क्या चलता है? दयाभागा सिस्टम चलता है। ठीक है, इन द मिताक्षरा सिस्टम इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन कैन क्लेम द राइट टू द प्रॉपर्टी। नो, मिताक्षरा सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, बिफोर द डेथ, है ना, बिफोर द डेथ भी क्लेम कर सकता है, कोई भी चाइल्ड है उसके फादर की प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है, बट ये मिताक्षरा सिस्टम में चलता है। बट जो दयाभागा सिस्टम है ना, वहां पे ओनली आफ्टर द डेथ। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 33 है भाई, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, माधसूर और माधसुरु, महेंद्रगिरी, है ना, गधा मर्दन, दिस आर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो कि उड़ीसा के अंदर है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, महेंद्रगिरी, है ना। क्वेश्चन 34 है, इन इंडिया उड़ान बेस्ड स्टेशन सॉल्यूशन। व्हाट इज उड़ान बेस्ड स्टेशन सॉल्यूशन? यार इट इज अ नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है यार? इट इज ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, है ना, ये रेडियो कम्युनिकेशन काम करता है। इट इज़ ए नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन से यहाँ पे ये कम्युनिकेट कर रहे हैं चीज़ों को। क्वेश्चन 35 है, हमसे पूछा गया है जॉइंट यूरोपियन टोरस जेट की बात करनी है ना। ये न्यूक्लियर फ्यूजन की एक टेक्नोलॉजी जो कि आपस में मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं यूरोप के लोग, और ये क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम कर रहे हैं, जिससे अर्थ के अंदर हम सन के जिस प्रकार सन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी प्रकार हम भी बना पाए। अभी तो जनरली न्यूक्लियर फ्यूजन से हो रहा है, बट हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बनाने के लिए जॉइंट यूरोपियन टोरस न्यूज़ में था यार, लाइक ITR, है ना, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर जो था उसी प्रकार का। क्वेश्चन 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्कीम फॉर रीबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अप्रैल एंड गारमेंट्स एंड मेड USPs। ठीक है, it made apparel and garment and made USPs product cost competitive and adopt the principle of zero rated export। बिल्कुल सही बात है यार। Under the scheme only indirect taxes on inputs are to be rebate on reimbursed। नाम से ही समझ गया है यहाँ पे not only indirect taxes, है ना, बट इसके साथ साथ हमारे पास other taxes like direct taxes, है ना, other direct taxes तो नहीं बट other, है ना, other state and central taxes जो कि अनफंडेड हैं, अनफंडेड स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस जो हैं वो भी यहाँ पे रीइम्बर्स किए जाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स दैट टैक्स एंड ड्यूटी शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 3 करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and only 2। क्वेश्चन 37 है, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हमको बात किसकी करनी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, कभी भी कंफ्यूज मत होना, है ना। मातृ वंदना योजना है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मेडिकल सर्विसेज बट इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये याद रखना कि इसको कौन इंप्लीमेंट करता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या समझते हैं भाई, सेंटर और स्टेट आपस में मिलकर फंड कर रहे हैं। अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर फंड कर रहे हैं इसको।
द बेनिफिशियरी हस्बैंड आधार इज मैंडेटरी फॉर अवेलिंग द बेनिफिट अंडर द स्कीम। ना भाई ना, हस्बैंड की आधार बेनिफिट मतलब मैंडेटरी नहीं है कि इसको लिंक करना ही पड़े, सो दिस इज इनकरेक्ट। फॉर द फर्स्ट चाइल्ड द मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ 5000 इज प्रोवाइडेड इन 2 इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल सही बात है, एक बार पहली बार में 3000, उसके बाद 2000, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द फंड आर रिलीज अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटिव टारगेट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर ग्रांट। बिल्कुल सही बात है यार, जितनी जरूरत है उतने ही दिए जाएंगे, एंड प्रीवियस ईयर में कितना दिया गया था उसके डाटा के ऊपर ये दिए जाते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 मतलब 1 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन है भाई, श्रीशैलम एंड नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट्स आर समटाइम्स इन द न्यूज़। तो श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट हैं, देखो भाई जीके याद रखना, ऊपर में गोदावरी नदी बहती है, नीचे में ये कर्नाटक है, सपोज ये इंडिया है तो ऊपर में गोदावरी नदी बहती है, नीचे में कृष्ण नदी बहती है। तो जो श्रीशैलम के जो जंगल्स हैं जहाँ पे पुष्पा जो मूवी बनी है वो उसी पर बेस्ड है। नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे डैम बना गया वो कौन सी नदी में बना हुआ है भाई? कृष्णा नदी में बना हुआ है, नॉट गोदावरी। गोदावरी थोड़ी ऊपर है जो कि उड़ीसा से बॉर्डर से होते होते जाती है ना, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर से होते जाते हैं, बट उड़ीसा के अंदर एंटर करती है क्या? नहीं करती। छत्तीसगढ़ के अंदर करती है क्या? नहीं करती। महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ दी अबव इंटरवेंशंस आर गिवन अंडर द एनीमिया मुक्त भारत। हमारे पास एनीमिया मुक्त भारत के अंदर क्या क्या इंटरवेंशंस दिए जाते हैं ये हमसे पूछा गया है। प्रोवाइडिंग प्रोफाइलेक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, नॉट प्री स्कूल। देखो भाई यहाँ पे आयरन सप्लीमेंटेशन होते हैं, आयरन फोलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन होते हैं, नॉट कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अंडर द एनीमिया मुक्त भारत, सो दिस इज इनकरेक्ट। रनिंग अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, बिल्कुल सही बात है। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग से जो एक्स्ट्रा ब्लड है ना वो वापस से किसके अंदर जा पाता है? मदर के अंदर, मतलब चाइल्ड के अंदर जा पाता है। ओके, जिससे जो ब्लड का लॉस है वो रुक पाए, ठीक है। पीरियोडिक डिवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, बिल्कुल सही बात है। लाइक ड्यूरिंग जो अपने पास वॉर्म इन्फेक्शन होते हैं ना, जिसमें हमारे पास एस्केरिस के इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास वॉर्म्स हो जाते हैं पेट में, उसकी पीरियडिक डिवॉर्मिंग करेंगे। यहाँ पे कौन देंगे भाई? कौन सी दवाई? बच्चे को पता है, एल्बेंडाजोल दे देते हैं यार। तो यहाँ पे कट जाएगा ओनली 2, आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्रेकिंग द विशियस सर्कल ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड लो पेइंग वर्क। याद रखना, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है, लो पेइंग वर्क करता है, सर देश का ग्रोथ होता है, नहीं होता। फिर जाके इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, फिर लो पेइंग वर्क, फिर तो एक जो विशियस साइकिल है, जाके आदमी चलते रहते जाके फंस जाता है ना। तो उसको वहाँ पे इसको ब्रेक करने का जो हमारे पास रिपोर्ट था वो किसने निकाला था भाई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD कंट्रीज ने मिलकर जो ग्रुप है इनका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने यहाँ पे रिलीज किया था द ब्रेकिंग द विशियस साइकिल ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड लो पेइंग वर्क। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? विद रेफरेंस टू लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, हमको बात किसी करनी है लिम्फेटिक फाइलेरिसिस की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। बिल्कुल सही बात है, उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है यार, है ना। रेयर डिसीज ट्रीट क्या होगा जब कॉमन डिसीज ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं लोग। इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद पैरासाइट क्लासिफाइड एज निमेटोड्स ऑफ फैमिली, है ना, फाइलेरिडी, है ना। करेक्ट, फाइलेरिडिया करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 42 है, विद रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स, हमको बात किसकी करनी है? कार्बन नैनोट्यूब्स की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल सही बात है यार, जो हम लोग आज के ज़माने में क्या कर रहे हैं, गोली खा के जा रहे हैं, पेट में काम कैसे कर रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन कार्बन नैनोट्यूब्स जो कि रोबोट जैसे काम करेंगे, जहाँ पे बीमारी है वहीं पर जाके ट्रीट करेंगे, है ना। इस तरह से इन्वेंशन हो रहे हैं यार, ठीक है। दे कैन बी मेड into artificial blood capillaries, है ना, they can be made into artificial blood capillaries for an injured part of the human body, बिल्कुल सही बात है। they can be used in biochemical sensors, बिल्कुल सही बात है। कार्बन नैनोट्यूब जो कि हमने जो आयरन मैन में देखा था, आयरन मैन का जो सूट है वो नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, हाँ बस उसी प्रकार का नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है कार्बन नैनोट्यूब्स में। कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल सही बात है, कार्बन से बना है तो बायोडिग्रेडेबल तो होगा ही होगा। ब्लड एनहांस केमिकल वेपर डिपोजिशन और टेक्निक, ठीक है, ब्लड एनहांस केमिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक इज यूज टू डायरेक्टली सिंथेसाइज कार्बन नैनोट्यूब्स, बिल्कुल सही बात है यार। करेक्ट हमसे पूछा है, पांचों के पांचों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। कार्बन नैनोट्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आ ही सकता है, आएगा ही आएगा।
क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा वेटेज है यार। कंसिडर द फॉलोइंग, हमसे पूछा गया हाउ मेनी ऑफ देव आर द पार्ट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द न्यूक्लियर प्लांट। जो न्यूक्लियर प्लांट से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, है ना, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं उसमें क्या क्या है? क्या आर्गन 41 एक रेडियो एक्टिव वेस्ट है, बिल्कुल सही बात है। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव वेस्ट है, बिल्कुल सही बात है। सीजियम 137 एक रेडियो एक्टिव वेस्ट है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रोंशियम 90 भी एक रेडियो एक्टिव वेस्ट है। तो ये चारों के चारों रेडियो एक्टिव वेस्ट। जनरली याद रखना, जो साइंस टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब तक एकदम श्योर ना हो, एक तरीका एक टेक्निक है, जब तक एकदम श्योर ना हो तब तक ऑल लगाना टिक, क्योंकि जितना भी आपने आपकी ऑप्शंस देखा होगा अभी तक का यूपीएससी जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, ऑल वाले बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ऑल पे टिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। जब तक एकदम पता हो कि ये आंसर नहीं है तब तक ऑल टिक लगा देना। क्वेश्चन नंबर 44 है विद रेफरेंस टू डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या? सीधा सैटेलाइट, सीधा मोबाइल के अंदर, नो बीच में रेडियो ट्रांसमीटर्स, नो बीच में एंटीनास, नो बीच में टावर्स, है ना। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट सिटीजन सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन सच एज एन इशू ऑफ इमरजेंसी। बिकॉज एमरजेंसी के जो इशू होती है ना, सपोज करो कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं टेलीफोन आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को हमको तुरंत वहाँ पे इन्फॉर्म देना है, तो डायरेक्टली उनके मोबाइल में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बीच में जो पहले दिल्ली गया, दिल्ली से फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर टावर्स में गया, स्टेट के टावर्स में गया, वो जो टाइम लग रहा है, जो लेटेंसी है उसको कम करने के लिए यहाँ पे हमको डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी बनाया गया है। सो दिस इज करेक्ट। It is based on the convergence of broadband and broadcast using which mobile phones can receive terrestrial digital TV, और जो टीवी से डायरेक्टली सैटेलाइट से टीवी में कैच करता है ना एक पर्टिकुलर टाइम में, नो बीच में एंटीनास, नो बीच में टावर्स, बस उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पे डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, है ना, इमरजेंसी अलर्ट्स को देने के लिए, है ना, इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्जेंस करते हैं ब्रॉडबैंड का, ब्रॉडकास्ट का। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा दोनों, बोथ 1 और 2। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आप इग्नोर नहीं मार सकते, बिकॉज इन्वायरमेंट के क्वेश्चन और इन साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आसान आते हैं। क्वेश्चन आए तो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना भाई। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, तो चलो मॉडर्न हिस्ट्री तो बन जाता है। एंशिएंट जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से डेप्थ में घुसे हुए क्वेश्चन आते हैं और बनने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं यार। तो इस प्रकार से हमको समझना है कि 100 पार करना है कैसे भी करके। 100 पार करने का तरीका अलग अलग होता है, तो काम करो यार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पहले कवर करो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं, बहुत आसान आते हैं। क्वेश्चन 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग, ओके, इंफ्रारेड वेव्स हैज़ एप्लीकेशन इन हाउ मेनी ऑफ दी अब। इंफ्रारेड वेव्स का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है? क्या फिजिकल थेरेपी में होता है? बिल्कुल सही बात है यार, तभी तो गर्मी लाता है वो। मेंटेनिंग द अर्थ वार्मथ एंड एवरेज टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इंफ्रारेड वेविएशन का इस्तेमाल किया जाता है ना। रेडार्स के अंदर इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल किया जाता है इनको बिकॉज इनका जो वेवलेंथ होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रिमोट स्विच टीवी पे तो बच्चे को पता है, इसीलिए तो लाइट को जब यहाँ पे आप देखोगे टॉर्च ऐसे ऑन करके तो यहाँ पे लाइट दिखेगा कैमरा के अंदर, वो इंफ्रारेड वेव है। लेसिक आई सर्जरीज के अंदर भी हमारे पास इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल किया था, जिससे हमारे पास टेम्परेचर जनरेट करते हैं और जिससे हमारे पास जो डैमेज आई है उसको हम लोग जहाँ पे खराब चीज़ें उसको जला देते हैं वहाँ पे, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ऑल 5। क्वेश्चन 46 है, हाउ मेनी ऑफ द अबव कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर, है ना। पीने के पानी में कौन कौन से यहाँ पे पॉल्यूटेंट के फॉर्म में देखने को मिल सकता है? कुछ कुछ पार्ट्स में इंडिया के आर्सेनिक भी मिलता है भाई, नाइट्रेट भी मिलता है, क्रोमियम भी मिलता है, सीलियम भी मिलता है। अब इतना ज़्यादा डेप्थ में लोग बोर खुदा रहे हैं, मतलब जो बोरवेल इतना डेप्थ में जा चुका है, 300-400 फीट में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो यूरेनियम है ना वो भी हमारे पास कंटामिनेट हो जा रहा है, वो भी कंटामिनेट कर दे रहा है ड्रिंकिंग वाटर को। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेंट के फॉर्म में ये पाँचों के पाँचों देखने को मिलते हैं, या कुछ कुछ पार्ट में इंडिया में, है ना, मैक्सिमम पार्ट में मिल रहे हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, ऑल 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गगनयान मिशन इज डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिजिनस कैपेबिलिटी टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट। बिल्कुल सही बात है। अभी गगनयान की बात कर रहे हैं हम, चंद्रयान 2 तो पहले, चंद्रयान 3 तो पहले ही जा चुका है। अभी गगनयान की बात कर रहे हैं। गगनयान मतलब गगन मीन्स स्काई, स्काई मीन्स स्पेस, स्पेस में लोगों को ले जाने की बात कर रहे हैं गगनयान के अंदर। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज किया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे गगनयान और चंद्रयान में। वो चंद्रयान 3 था, ये गगनयान है। गगनयान, गगन मीन्स स्पेस, स्पेस मीन्स हम लोगों को ले जाना चाहते हैं स्पेस के अंदर, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हमको ले जाने की बात कर रहे हैं। 2024 में ये लॉन्च होगा यार, ठीक है। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होगा तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, और यूपीएससी क्वेश्चन तो पूछती है जहाँ पर जो चीज़ें न्यूज़ में रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे पहला सही है भाई। गगनयान मिशन में हम क्या करना चाह रहे हैं? लोगों को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना चाह रहे हैं। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब 37,684 किलोमीटर्स, ठीक। द ट्राइसोनिक विंड टनल इज यूज टू टेस्ट
SE2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन एंड स्टेज विल इंक्रीज द पेलोड कैपेबिलिटीज ऑफ द लॉन्च व्हीकल। गलत बात है भाई, जो PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी है, PIF जो PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, है ना। PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम जो SE2000 जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है उसको टेस्ट कर पाएँ, उसके पेलोड कितना है उसको टेस्ट कर पाएँ, जिसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं, गगनयान मिशन के अंदर। तो उसको कौन टेस्ट कर रहा है, PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटीज टेस्ट कर रही है। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड क्या है, The PSLV integration facilities at Sriharikota is designed to make ISRO self-reliant in the end-to-end design of upcoming launch vehicle project। देखो ये गलत बात है, जो कि PSLV तो टेस्ट करने के लिए है। जो ट्राइसोनिक विंड टनल है ना, ट्राइसोनिक विंड टनल जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम क्या कर पाएँ, डिज़ाइन कर पाएँ, है ना, अपकमिंग लॉन्च व्हीकल्स को। ठीक है, सो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे कर दिया रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जगह 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट, ग्रेविटी इंटरफेरोमीटर स्पेक्ट्रोस्कोपी कोलैबोरेशन एट सर्टेन हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द लेजर कूलिंग ऑफ पॉजिट्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सही बात है, न्यूज़ में था इसीलिए हमसे पूछा गया है। एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल एटम दैट कंप्राइजेस एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमसे पूछा गया पॉजिटोरियम के बारे में। पॉजिटोरियम क्या है यार, पॉजिटोरियम में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का एक एटम है। ठीक है, प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक एटम है जिसको नाम दिया गया पॉजिटोरियम, जो कि कहाँ पे देखने को मिला, एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। पॉजिटोरियम इज अ प्योरली लेप्टोजेनिक एटम दैट प्रोवाइड्स एन आइडियल टेस्टिंग ग्राउंड फॉर बाउंड स्टेट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, स्पेस की चीज़ें हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस से क्वेश्चन आ रहा था बहुत, पिछले हर साल में एक क्वेश्चन तो मिल ही रहा है, तो ये बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई चैलेंज नहीं है, बिकॉज 5 से 10 क्वेश्चन तो यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछती है, और जब पूछ रही है तो यहाँ पे जो जनरल न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट, तो ये आ ही सकता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा सब कुछ, तो आंसर हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच द फॉलोइंग एग्जिबिट अ हाइब्रिड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड मिक्सोट्रॉफी। मिक्सोट्रॉफी का इस्तेमाल कौन करता है, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों भाई, बिकॉज ना डायनोफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं भाई, कुछ खाना अपने से बनाते हैं, कुछ खाना बायोल्यूमिनेसेंस से बना लेते हैं, लाइट खुद प्रोड्यूस करके खुद उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफी। मतलब ये हाइड्रोट्रॉप भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप भी होते हैं। तो मिक्सोट्रॉफी बोलते हैं यार, इसको हटाओ। डायनोफ्लैजिलेट्स आर मिक्सोट्रॉफी न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। क्वेश्चन 50 है, हाउ मेनी ऑफ दी अवर हर्बीवोरस स्पीसीज। देखो भाई, सी कुकुम्बर न्यूज़ में था, सी कुकुम्बर जो है एक स्केवेंजर है, एक स्केवेंजर स्पीसीज है। बाकी जितने भी हैं, मोर्निटी, सी टर्टल और ग्रीन टर्टल, मैरिन इंगुआना, दिस आर ऑल हर्बीवोरस स्पीसीज। बट जो सी कुकुम्बर है ना, वो सी कुकुम्बर सुनने में लगेगा हर्बीवोर है, बट इट इज़ नॉट हर्बीवोर, एक स्केवेंजर स्पीसीज जो कि एकदम बॉटम में रहता है यार सी के, है ना, जो कि डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओनली 3। तो ये पार्ट 1 है जहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, फुल लेंथ टेस्ट है, टाइम लगेगा, बट सी सेट को भी इग्नोर नहीं करेंगे, तो सी सेट भी चालू करेंगे, बट टाइम लगेगा उसमें 1-2 हफ्ते और।